सुनीता, आज बड़े दिनों बाद मैंने चाव से खाना खाया है। सच, माँ की याद आ गई। वाह, तब तो तू हर रविवार मेरे घर आ जाया कर। मेरे पति 6 महीने के लिए कंपनी के काम से विदेश गए हैं। हम दोनों मिलकर गप्पे लड़ाएंगे। मैं घर में बोर हो जाती हूँ। सुनीता ने घर आई सहेली अर्पिता से हंसकर कहा। प्रत्येक रविवार को यहाँ आना नामुमकिन है। खैर, पहले एक बात बता, ये बूढ़ी मेड जो तेरे घर में खाना बनाती है, महीने का कितना लेती है? बहुत टेस्टी खाना बनाती है। मैं हाथ चाटते रह गई। उसको मेरे घर भी भेज देना। जो पैसे मांगेगी मैं दूंगी। मेरी सास पैरालाइज्ड है, बेचारी बिछावन से उठ नहीं पाती है। हर वक्त एक आदमी उनके पास चाहिए। यदि खाना बनाने वाला कोई मिल जाती तो मुझे बहुत राहत होती। अर्पिता के मन की बात सहेली को सुनाई। दोनों की बातें सुनकर बूढ़ी ने सकपकाते हुए अर्पिता के समीप आकर कहा, बेटी, मुझसे अधिक काम नहीं होता। इतना कर लेती हूँ, वही काफ़ी है। एक बूढ़ी विधवा को जीने के लिए पेट भरने से अधिक और क्या चाहिए? कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी सहेली के घर को बढ़िया से संभालते रहिए। मैं किसी को ढूंढ लूँगी। सुनीता, मुझे जाने दे, शाम होने वाली है। घर जाने के लिए अर्पिता उतावली हो गई। अरे, आज तो रुक जा, मेरा मन नहीं भरा। नहीं, मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो सिर्फ मेरे हाथ से दवा खाना पसंद करती है। अपने बेटे से कहती है, तू बहुत हड़बड़ा कर दवा खिलाता है। बहू को देख, कितना बढ़िया बच्चों की तरह फुसलाकर मुझे दवा खिलाती है। तभी सिसकने की आवाज़ आई। ओह, क्या हुआ आपको? बताइए अम्मा। अर्पिता से उसके आंसू देखे नहीं गए। तुरंत बूढ़ी माई के पास जाकर उसने मधुरता से पूछा, कुछ नहीं बेटी, इन आंसुओं का क्या भरोसा, कब टपक पड़े। बूढ़ी माई ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, अरे, खड़ी होकर ये नौटंकी क्यों करती हो? जाओ, जल्दी से काम निपटाओ। रसोई में बहुत काम पड़े हैं। सुनीता आंखें तरेड़ते हुए बूढ़ी माई पर बरस पड़ी। जाती हूँ बहू। बूढ़ी माई के मुंह से निकले अधूरे शब्द कान में पड़ते ही अर्पिता की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रश्नवाचक दृष्टि लिए उसने सुनीता को घूरते हुए पूछा, तुम्हारी सास है? परंतु तुमने तो, हे भगवान! अर्पिता के अप्रत्याशित सवाल से सुनीता का सिर लाज के मारे लटक गया। वह बुत बन खड़ी रही। पति की माँ को तुमने नौकरानी बना डाला। मुझे सहेली कहने में शर्म आ रही है। मैं यहाँ अब एक मिनट नहीं रुक सकती। पता चला कि तुम इसी शहर में आई हो, सो बचपन की प्यारी सहेली से मैं मिलने आ गई। छी, पति की अकूत दौलत ने तुम्हारे माँ बाप के दिए संस्कार को धो पोंछ डाला। अम्मा, आप मेरे साथ चलिए। वहाँ बेटी के अलावा आपको एक बहन भी बात करने के लिए मिल जाएगी। कहते हुए अर्पिता ने बूढ़ी अम्मा की कलाई पकड़ते हुए सीधे बाहर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। परंतु वही सामने हॉल के दीवार पर टंगी दिवंगत पति की तस्वीर पर नज़र पड़ते ही बूढ़ी अम्मा ठिठक गई। बाहर से आ रहे तेज हवा के झोंके के कारण फोटो धड़ाम से गिर गया। उसका शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन कागज़ की तस्वीर पर खरोंच तक नहीं लगी। तस्वीर मानो पत्नी से गुहार लगा रही थी, प्रिय, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस घर में किसी को अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी ने पति की तस्वीर को उठाकर सीने से लगाया और अर्पिता के साथ बेखौफ नए सफ़र के लिए निकल पड़ी। अब दूसरी कहानी, जिए और मुझे जीने दे। नीलम एक मध्यवर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी सर्वगुण संपन्न लड़की थी। उसके पिता उसके लिए रिश्ता देख ही रहे थे कि नीलम की बुआ एक बड़े घर का रिश्ता लेकर आ गई। देखने सुनने में सब अच्छा लगा तो नीलम के पापा ने नीलम की रजामंदी से उसका रिश्ता वही तय कर दिया। नीलम भी आंखों में नए संसार, प्यार और अपनेपन
के सपने लेकर बहू बनकर अपने ससुराल आ गई। शुरुआत में तो सब अच्छा ही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे नीलम की सास के व्यवहार में अंतर आने लगा था। हर रोज़ कांता जी हर बात पर टोकना और छोटे घर की होने का ताना देने लगी थी। शादी के 4-5 दिन बाद ही घर के सारे काम काज का भार कांता जी ने नीलम के सर मढ़ दिया और खुद सिर्फ हर काम पर नज़र रखने और कमी निकालने में लगी रहती। एक दिन सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कांता जी चिल्लाते हुए बोली, कुछ सिखाया नहीं तेरी माँ ने, ढंग से काम कर वरना। नीलम धोने के कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन की तरफ बढ़ी तो कांता जी चिल्लाते हुए बोली, तुझे पता भी है मशीन चलाने से बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? चुपचाप बैठकर हाथ से कपड़े धो ले वरना। जब नीलम पग फेरे के लिए मायके जा रही थी तो कांता जी बोली, शादी में तो तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, इस बार वापस आए अपने बाप से कह देना कि मेरे बेटे के लिए एक सोने की चैन और घड़ी देकर भेजे वरना। नीलम मायके जरूर गई लेकिन वहाँ इस बात का जिक्र भी नहीं किया। बहू को खाली हाथ वापस आया देख कांता जी फिर चिल्लाई, तुझे कहा था ना कि चैन और घड़ी लेकर आना, खाली हाथ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी फ़ोन लगा तेरे बाप को वरना। इस बार बाप का नाम आते ही नीलम के सब्र का बांध टूट गया और वो भी ऊंची आवाज़ में बोल पड़ी, वरना वरना क्या माँ जी, क्या कर लेंगी आप? मुझे वापस मायके भेजेंगी तो सुन लीजिए, ये घर जितना आपका है अब मेरा भी है, और अगर अपने बेटे की दूसरी शादी कराने का इरादा है तो मैं आपके बेटे को तलाक कभी नहीं देने वाली। और क्या करेंगी? मुझ पर हाथ उठाएंगी तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं स्कूल में कराटे चैंपियन रह चुकी हूँ। आप बड़ी हैं इसलिए हाथ नहीं उठाऊंगी, लेकिन उठे हुए हाथ को ऐसा मरोड़ूंगी कि दोबारा उठाने लायक भी नहीं रहेगा। और क्या करेंगी? रो धोकर अपने बेटे और ससुर जी को दिखाएंगी, मेरी शिकायत करेंगी, त्रिया चरित्र दिखाकर बेटे और परिवार वालों को मेरे खिलाफ करेंगी तो सुन लीजिए, मैं भी एक स्त्री ही हूँ। ये रोना धोना और नौटंकी दिखाना मुझे भी आता है, और हाँ, ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूँगी। इसलिए भलाई इसी में है कि आराम से जिए और मुझे जीने दे वरना। बहू की चेतावनी सुनकर कांता जी का हलक सूख गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सीधी सादी दिखने वाली बहू इतना कुछ बोल भी सकती है। पसीने से तर कांता जी की सांस फूलने लगी तो नीलम ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, माँ जी, यदि आप चाहती हैं कि मैं इस बात का जिक्र किसी से ना करूं तो विश्वास रखिए नहीं करूंगी, लेकिन यदि आप चाहती हैं कि मैं आपकी इज्जत करूं तो खुद को सुधारने में ही भलाई है। कांता जी ने एक सांस में ही पानी का पूरा गिलास गटक लिया। शाम को जब नीलम के ससुर और पति ऑफिस से वापस आए तो घर का माहौल बिल्कुल शांत था। नीलम चाय लेकर आई तो सबके साथ कांता जी ने भी चुपचाप चाय पी ली। आज कोई नुक्स, कोई कमी कांता जी को नज़र नहीं आ रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।